वेलकम टू बायोमोलिक्यूल्स वंस अगेन। आज हम करने वाले हैं टॉपिक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से, विच इज़ लास्ट वन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। देखिए, अभी तक हमने जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं उसमें हम कर रहे थे बेटा एक कंपैरिजन किस किस के बीच में, प्योर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के बीच में, कि जब सॉल्यूशन में कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दिया जाता है तो उसके बाद उसका वेपर प्रेशर डेफिनेटली लो हो जाता है, क्योंकि सॉलिड पार्टिकल जो सॉल्यूट पार्टिकल हैं वो वेपर फेज में जाना नहीं चाहते हैं, और जो प्योर सॉल्वेंट है उसमें ऐसा कोई रुकावट पैदा करने वाला नहीं है, इसीलिए उसके वेपर क्या हो जाते हैं, जल्दी बन जाते हैं। तो आज हम ऐसी ही एक प्रॉपर्टी डिस्कस करने वाले हैं विच इज़ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जिसको पढ़ने के लिए सबसे पहले पता होना चाहिए कि फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है। तो फ्रीजिंग पॉइंट बेटा अगर नॉर्मली बात करी जाए तो फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं वो टेम्परेचर जिस पर कोई भी लिक्विड सब्सटेंस किस में कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड में, यानी फ्रीज हो जाता है। फ्रीज होने का मतलब तो समझते हैं ना, लेकिन जब हम अपने रॉल्ड्स लॉ वाली डेफिनेशन पर जाएं तो उसके अकॉर्डिंग फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, द टेम्परेचर, वो टेम्परेचर एट विच, जिस पर वेपर प्रेशर ऑफ अ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का वेपर प्रेशर लिक्विड फेज में इक्वल हो जाए किसके, वेपर प्रेशर ऑफ दैट सब्सटेंस इन सॉलिड फेज। किसी भी सब्सटेंस का वेपर प्रेशर जब वो लिक्विड में था इक्वल हो जाए किसके, जब वो सब्सटेंस किस फेज में है, सॉलिड फेज में है। आई होप दिस इज क्लियर। तो उस टेम्परेचर को, यानी जब सॉलिड फेज और लिक्विड फेज इक्विलिब्रियम में है तो उस टेम्परेचर को क्या कहेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट। अब वैसे ही हमने ग्राफ प्लॉट कर लिया है बिटवीन वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर। देखिए, पहले प्योर सॉल्वेंट वाले कर्व देखते हैं। अब आप टेम्परेचर को यहाँ से, मतलब कर्व को यहाँ से ड्रॉ करना शुरू करेंगे, ना कि यहाँ से। तब हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे थे क्योंकि हमको बॉइलिंग पॉइंट पर ध्यान देना था। अब हम टेम्परेचर को क्या करेंगे बेटा, डिक्रीज करेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, फ्रीज करना है। तो मैं यहाँ से चली, मैंने टेम्परेचर डिक्रीज किया तो ये इक्विलिब्रियम वाला फेज आ गया, जहाँ पर इसके बाद अब आपका लिक्विड क्या होना शुरू हो गया, फ्रीज होना शुरू हो गया। तो दैट इज़ द पॉइंट जो इसका क्या कहलाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट, जिसको हम डिनोट करेंगे T0F से। और T0F का मतलब क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। आप नोट वाली टर्म हमेशा किसके लिए लेते हैं, प्योर के लिए लेते हैं। फिर ऐसे ही मैंने सॉल्यूशन वाली कर्व ड्रॉ करी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, डी पॉइंट से यहाँ पर मैं इसको ई पॉइंट नाम दे देती हूँ, डी से ई पॉइंट पर। अब यहाँ पर देखिए, जो सॉल्यूशन है वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा क्या हो रहा है, उसका टेम्परेचर इसके कंपैरिजन में कम है। तो यहाँ पर आ गया हमारा टेम्परेचर किसका, सॉल्यूशन का, जिसको हम डिनोट कर रहे हैं TF से। और इसी कम होने की वजह से इसको क्या कहा जाता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एज कंपेयर टू प्योर सॉल्वेंट। तो अब दोनों के बीच में कितना डिप्रेशन आया, देखिए कम तो हो गया वो तो पता है, लेकिन डिफरेंस कितने का है वो जानने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों को माइनस करते हैं। माइनस करने के बाद जो टर्म आती है उसको डिनोट करेंगे बेटा डेल्टा TF से। और डेल्टा TF क्या है, टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, यानी चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो अब आप डेल्टा TF की वैल्यू क्या लिखेंगे, ऑब्वियसली ज़्यादा में से कम को माइनस करते हैं। अब की बार ज़्यादा वाली टर्म कौन सी है, नोट वाली है, तो हम लिखेंगे T0F माइनस TF, ये हो जाएगा हमारा डेल्टा TF की वैल्यू। जैसे हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा था कि जो ये टेम्परेचर होता है ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, कि कितने आपने सॉल्यूट के पार्टिकल्स ऐड किए हैं, यानी कि मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। ऐसे ही ये वाला जो टेम्परेचर है वो भी इसी पर डिपेंड करता है। और जो मोलर कंसंट्रेशन होती है वो क्या होती थी बेटा, मोलैलिटी। और जब भी आप प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो डेफिनेटली कांस्टेंट आता है, जिसको आप क्या नाम देंगे, यहाँ पर KF नाम देंगे, और ये आ जाएगा आपका फाइनल एक्सप्रेशन। अब KF क्या होगा, सबसे बड़ी बात ये है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि KF जो ये कांस्टेंट यहाँ पर आते हैं, इनका एक स्पेशल नाम भी रहता है, उनको डिफाइन करने के लिए भी बोला जा सकता है आपको। तो वी हैव डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M, वेयर KF इज
मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, और इसको कहते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। लास्ट वाला जो किया था बॉइलिंग पॉइंट वाला, उसका नाम बता सकते हैं क्या था? एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, एंड दिस इज क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। और इसकी भी यूनिट वो ही रहेंगी जो उसकी थी, इसकी भी डेफिनेशन वही रहेगी जो उसकी थी, बिकॉज देयर इज़ नो चेंज। यहाँ भी टेम्परेचर है, यहाँ भी मोलैलिटी ही है। और सिमिलरली यहाँ से आप वो मोलर मास वाली चीज़ भी फाइंड आउट कर सकते हैं। मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट क्या वैल्यू आई थी बेटा? जैसे डेल्टा टी एफ है, एक बार फिर से कर लेते हैं। के एफ तो रहेगा एज इट इज़, और मोलैलिटी की वैल्यू क्या आ गई थी? गिवन मास ऑफ द सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय गिवन मास ऑफ द सॉल्वेंट। अब अगर आपको यहाँ से M2 की वैल्यू चाहिए तो M2 को आप दूसरी तरफ ले जाइए, यहाँ डिवाइड है तो वहाँ हो जाएगा मल्टीप्लाई, यानी कि यहाँ आ जाएगा M2, यानी डेल्टा टी एफ की जगह M2, और मतलब रिवर्स हो जाएंगे इनकी पोजीशंस। इनटू में W2 इनटू में 1000 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी एफ इंटू W1। यही सेम फॉर्मूला रहेगा किसके लिए? मोलर मास फाइंड आउट करने के लिए। क्लियर है यहाँ तक? एक अच्छा सा क्वेश्चन देखते हैं अब इसी फॉर्मूले पर बेस्ड। ठीक है, देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। आपको डेटा क्या क्या गिवन है, सबसे पहले हम डेटा एनालाइज करेंगे। वी हैव गिवन मास ऑफ द सॉल्यूट, यानी गिवन मास क्या होता है? W1 जो कि 1 ग्राम गिवन है। वी हैव गिवन मास ऑफ द सॉल्वेंट, सॉरी यहाँ पर 2 लिखा जाएगा, यहाँ पर 1, क्योंकि सॉल्यूट सेकेंड टर्म होती है, सॉल्वेंट फर्स्ट टर्म होती है, 50 ग्राम। एंड ऑल्सो वी हैव द चेंज, यानी कितना टेम्परेचर चेंज हो रहा है, 0.40 केल्विन। के एफ की वैल्यू हमारे पास है 5.12 केल्विन kg पर मोल। फॉर्मूला पुट करते हैं। फॉर्मूला अभी अभी मैंने आपको बताया है, M2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए? के एफ इंटू में W2 इंटू में 1000 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा बेटा? डेल्टा टी एफ इंटू में W1। तो देखिए वैल्यू पुट करते हैं। वी हैव 5.12 इंटू में W2 की वैल्यू क्या गिवन है? 1 गिवन है, इंटू में आ जाएगा बेटा 1000। टी एफ की वैल्यू क्या गिवन है आपको? 0.40 इंटू W1 इज़ 50। बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए कितना आ जाता है। हम क्या करेंगे, पॉइंट्स को हटा देते हैं। यहाँ से हटा देंगे तो नीचे 100, यहाँ से हटा देंगे तो ऊपर 100, 100 से 100 कैंसिल। अब देखिए 512 8 से रिलेटेड होता है ना, कुछ कर सकते हैं ना, 8 का क्यूब होता है ना 512, तो यानी 8 से ये भी जा सकता है। 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, और ये आ जाएगा 4। अब हमारे पास कितना आ गया है? हमारे पास आ गया है बेटा, इस 5 से इसको कट कर सकते हैं, 5 2 जा 10। तो वी हैव नाउ द वैल्यू इज, वी हैव दिस वैल्यू and 5 and 6, तो we have got the value 256 मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। एक बार दोबारा से आपको रिवाइज करा देते हैं। हमें गिवन क्या था? गिवन मास ऑफ द सॉल्यूट, गिवन मास ऑफ द सॉल्वेंट, के एफ की वैल्यू, डेल्टा टी एफ की वैल्यू, सबको बस फॉर्मूला में पुट करना है। ठीक है, और पुट करने के बाद क्या करना है बेटा? बहुत ही सिंपल से मैथमेटिकल ऑपरेशन लगा करके सॉल्व हो जाएगा। के एफ की वैल्यू क्या थी? 5.12, W2 की वैल्यू थी 1, एंड 1000 हमारा फॉर्मूला में होता ही है ग्राम्स में कन्वर्ट करने के लिए, और नीचे ये सारी वैल्यूज़, एंड देन वी गॉट द आंसर। ठीक है, अब बात करते हैं एक और टॉपिक के बारे में जो कि रहने वाला है चैप्टर का फाइनल टॉपिक। नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। लेकिन कई बार क्या होता है कि जब हम किसी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करके उसका मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करते हैं तो वो डिफरेंट आता है एक्चुअल मास से। अब वो डिफरेंस किस वजह से क्रिएट होता है? देखिए वो डिफरेंस क्रिएट होता है बेटा किसी सॉल्यूशन के या तो डिसोसिएट होने की वजह से या फिर एसोसिएट होने की वजह से।
अब जैसे आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए KCl का। KCl को आप जब भी एक्वस सॉल्यूशन में डालेंगे तो ये बना लेगा K पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, दो अलग अलग आइडेंटिटीज़ में कन्वर्ट हो जाता है। जब अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वो होती है जो डिपेंड करती है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर। अब इसको तो पहले हम 1 मोल लेकर चल रहे थे, इस मोल ने क्या कर दिया, 1 मोल K पॉजिटिव आयंस के जनरेट कर दिए, 1 मोल Cl नेगेटिव आयंस के जनरेट कर दिए, यानी अब फाइनली सॉल्यूशन में क्या है, 2 मोल्स हैं। तो अब अगर हम पहले इसको लेकर के कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से मास फाइंड आउट कर रहे थे तो वो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डिफरेंट आ जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल क्या हो चुके हैं, चेंज हो चुके हैं। सिमिलरली ये तो केस था डिसोसिएशन का, ऐसे ही एसोसिएशन का केस भी होता है। जैसे बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड क्या करता है बेटा, बेंजीन में डाइमर फॉर्म कर लेता है। डाइमर यानी कि 2 बेंजोइक एसिड साथ में अटैच हो जाते हैं, 2 बेंजोइक एसिड क्या करेंगे, साथ में एक कंपाउंड फॉर्म कर लेंगे, COOH। ठीक है, ये एक मॉलिक्यूल है। अगर 2 मॉलिक्यूल साथ में एसोसिएट हो जाएंगे तब क्या होगा बेटा, डाइमर फॉर्मेशन, और उस डाइमर की वजह से जो इसका मास था जो हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से फाइंड आउट किया वो डिफरेंट निकल कर आएगा। तो इसी एबनॉर्मेलिटी को क्या कहते हैं हम, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, जो नॉर्मल कैलकुलेटेड मास से क्या आए, डिफरेंट आए। अब इसी टर्म को लेकर हमने एक यहाँ पर सॉल्यूशन करने के लिए क्या लिया है, आई क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या फिर एसोसिएशन के लिए, जिसको कहते हैं हम वैन थॉफ फैक्टर। आई की वैल्यू क्या होगी, थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, आई की वैल्यू होगी बेटा नॉर्मल मास, अगर मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखूं, और नीचे आ जाएगा अब नॉर्मल मास, यानी कि कैलकुलेट ऑब्जर्व वैल्यू डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड वैल्यू। ठीक है, तो ये बताता है आई। अब आई की वैल्यू डिपेंड करती है कि डिसोसिएशन या एसोसिएशन हो रहा है या दोनों में से कुछ भी नहीं हो रहा है। अगर आई की वैल्यू बेटा 1 निकल कर आती है, इसका मतलब नो डिसोसिएशन और एसोसिएशन, ना कोई डिसोसिएशन हुआ है ना ही कोई क्या हुआ है, एसोसिएशन हुआ है, यानी जितनी वैल्यू ऊपर थी उतनी ही नीचे निकल कर आ रही है, तभी तो वैल्यू 1 आएगी, राइट। उसके बाद जैसे मान लो ग्लूकोज के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो जो कैलकुलेटेड वैल्यू थी वो भी 180 थी, जो ऑब्जर्व वैल्यू है वो भी 180 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 आ जाएगा तो कोई एसोसिएशन या डिसोसिएशन नहीं हुआ। लेकिन अगर आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो इसका मतलब क्या हुआ है, डिसोसिएशन। अगर आई की वैल्यू लेस देन 1 है तो इसका मतलब क्या हुआ है, एसोसिएशन। क्वेश्चन आपसे ऐसे ही पूछा जाता है, आपको मासेस दे दिए कैलकुलेट करने के लिए, आई की वैल्यू दे दी कैलकुलेट करने के लिए, और फिर आपसे पूछा गया बताइए इसमें एसोसिएशन हुआ या डिसोसिएशन हुआ। तो अगर आई की वैल्यू इस तरीके से आ रही है तो आप इजीली बता सकते हैं। क्लियर है, तो आई की वैल्यू डिपेंड करती है बेटा, बताती है एसोसिएशन होगा या डिसोसिएशन। अब एक चीज़ और यहाँ पर हम देख लेते हैं जो आपको थोड़ी सी ज़रूरी है जाननी, वो क्या है कि जब कभी भी डिसोसिएशन होता है तो मॉलिक्यूलर मास पर क्या इम्पैक्ट आएगा। डिसोसिएशन होगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या कर जाएंगे, इंक्रीज, नंबर ऑफ पार्टिकल क्या कर जाएंगे बेटा, इंक्रीज कर जाएंगे। ठीक, और नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज करेंगे तो अब पार्टिकल देखिए, पहले मॉलिक्यूल था बड़ा, डिसोसिएट होने के बाद मॉलिक्यूल क्या हो गया, छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो उन छोटे पार्ट्स को अगर आप 1 यूनिट मानकर चलें तो उनका मास बड़े पार्टिकल के कंपैरिजन में क्या होगा, कम होगा। तो मॉलिक्यूलर मास कैसा हो जाता है, कम, मोलर मास डिक्रीजेस, नॉर्मल वैल्यू से क्या होगा, कम होगा। लेकिन अगर आप बात कर रहे हैं एसोसिएशन की, तो एसोसिएशन में क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो हो जाते हैं कम,
नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। क्यों कम हो जाएंगे? क्योंकि दो दो मिलकर एक फॉर्म कर रहे हैं, डाइमर बना रहे हैं। तो जहाँ पहले 50 थे अब वहाँ पर 25 ही रह गए हैं, लेकिन जो एक पार्टिकल बना है वो कंपैरेटिवली बड़ा है क्योंकि वो दो से मिलकर बना है। अब उस एक बड़े पार्टिकल का अगर आप मास कैलकुलेट करेंगे तो ऑब्वियसली ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, मोलर मास इंक्रीजेज। मोलर मास क्या हो जाएगा बेटा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब इसी फॉर्मूले को लेकर इस सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, एनसीईआरटी के इंटेक्स क्वेश्चन ट्राई कीजिए। इसके बाद हम करेंगे वन शॉट वीडियो फ्रॉम द एनसीईआरटी ऑफ दिस चैप्टर, लाइन टू लाइन कॉन्सेप्ट, जो कि आपको पता ही है एनसीईआरटी की इम्पोर्टेंस क्या है बोर्ड के लिए भी और कंपटीशन के लिए भी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।